नमस्कार, सिटी विषय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज खास मुलाकात में हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर उपस्थित हैं सी सत्यनारायण उर्फ श्रीकांत गारू, जिनकी पहचान खासतौर पर बीजेपी नेता के तौर पर है। श्रीकांत इस बार सनतनगर विधानसभा सीट से किस्मत आजमा सकते हैं और उनका प्रयास भी है। इनकी पत्नी चीरा सुचित्रा कॉरपोरेटर हैं। इसके अलावा श्रीकांत जो कुर्मा संगम है उसके राज्य उपाध्यक्ष हैं, साथ ही अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं से भी जुड़े हैं। तो इनसे सीधे मुखातिब होते हैं। श्रीकांत गारू, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। श्रीकांत गारू, जो विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल है वो शुरू हो गई है। सनतनगर सीट के लोग बताते हैं कि आप कंटेस्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे? सर, आज सनतनगर की सीट पे मैं मेरी किस्मत आजमाना चाह रहा हूं। यहाँ पे ऐसे मैं बीजेपी की उम्मीदवार के हिसाब से मुझे टिकट मिले तो 100% तक मैं ये सीट जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। सर, सनतनगर सीट जो है वो खास क्यों है? किन मायनों में बाकी जो विधानसभा सीटें हैं उससे अलग है? क्योंकि जो मौजूदा विधायक हैं वो मंत्री भी हैं वहां से और बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। आप पहले बीआरएस में थे, बीआरएस से आप बीजेपी में आए, तो कितना टफ टास्क होगा आपका वहां से कंटेस्ट करना? सर, यहाँ पे 2018 में श्रीनिवास यादव जी ने टीआरएस और आज के तारीख का बीआरएस में से जीते हुए हैं। उसके बाद 2019 की जो पार्लियामेंट की इलेक्शन में है, हमारे आज के राष्ट्र के अध्यक्ष श्री किशन रेड्डी जी वहां से 4 महीने में जहां 33,000 की वोटों से जीतने वाले श्रीनिवास यादव जी, उनका बेटा 4 महीने के बाद जब एमपी इलेक्शन में उम्मीदवार के हिसाब से निकले तो सनतनगर से 16,000 की से ऊपर वोट से बढ़ोतरी हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष श्री किशन रेड्डी जी को मिला। और उसके बाद जीएचएमसी के इलेक्शंस में 6 सीटों में से 3 सीट बीजेपी जीती और सब कुल मिला के वोट्स गिने तो 1000 वोट बीजेपी को ज्यादा आया। ये सब को मान्यता रखते हुए, जो एक्सपीरियंस को रखते हुए, हम आज के तारीख में बीजेपी पार्टी सनतनगर की सीट जीतने की 100% हमारे पास एक उम्मीद है और हमारे साथ प्रजा भी है। वो सोचते हुए हम लोग आज मानते हुए आगे जा रहे हैं। श्रीकांत गारू, जो तलसानी श्रीनिवास यादव हैं, बीआरएस के बड़े नेता हैं, आप बीआरएस के जब पार्टी वर्कर थे, नेता थे, तो आपके संबंध कैसे थे उस वक्त? कैसे कोऑर्डिनेट करते? श्रीनिवास यादव जी का पॉलिटिकल लाइफ आप देखिए तो कभी भी सेकंड लाइन अप लीडरशिप को कभी डेवलप करने नहीं दिए उन्होंने जी। जो आदमी बुद्धिमान है, जो आदमी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो आदमी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स है, जो वो आदमी को कभी भी उन्होंने साथ नहीं दिया और ऊपर आने नहीं दिए जी। तो उनकी पॉलिटिकल लाइफ पूरा आप देखिए, जो भी है वो खाली एक 10 स्टेप नीचे रईसों वाले को ही उन्होंने पॉलिटिकली ग्रोथ देते हैं। क्योंकि एक बार कॉर्पोरेटर जीतने के बाद नेक्स्ट टर्म में एमएलए की चांस रहती है। वैसा अपने पास एक्सपीरियंस भी है कि बहुत सारे लोग कॉर्पोरेटर जीतने के बाद एमएलए बने से है, तो उनको वो एक मन में रहता है कि सेकंड कैडर लीडरशिप डेवलपमेंट नहीं होने देते हैं। बिल्कुल। तो एक बीआरएस की दिक्कत आपने बताया और जाहिर तौर पर आप ऊब करके बीजेपी में आ गए, लेकिन एक चीज और है कि जब आप बीआरएस के एक्टिव वर्कर थे उसी वक्त बीजेपी ने आपकी पत्नी को टिकट दिया और कॉर्पोरेटर बनाया। तो ये कैसे हुआ? घर में आपस में आप लोगों ने तय किया या फिर घर में ही कहीं एक राजनीतिक तौर पर मतभेद था? आपकी पत्नी की विचारधारा अलग थी, आपकी अलग थी, और वो पहले बीजेपी ज्वाइन की, बाद में उन्होंने आपको प्रभावित किया कि आप आ जाइए? सर, मेरे बीवी तो मेरी धर्मपत्नी हाउस वाइफ है जी, तो उनको तो पॉलिटिकल टच नहीं है और मेरी फैमिली पॉलिटिकल फैमिली नहीं है। मेरी जो लीडरशिप ट्रेनिंग जो मैं 27 साल 28 साल था, वो टाइम जो लीडरशिप ट्रेनिंग 2 साल करा था मैं, उसकी प्रभावित से मैं पॉलिटिकल लाइफ चुना। तो पॉलिटिकल लाइफ में मैं सीखने के लिए एक 6 साल 2009 से लेकर 2015 तक विदाउट ज्वाइनिंग कांग्रेस मैं शशिधर रेड्डी जी के पास ट्रेनिंग लेना
करा। उसके बाद 2015 में एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करा तेलंगाना में। वो श्रीनिवास यादव जी के पास 6 साल काम करते हुए वो 3-4 साल के बाद मुझे समझ में आ गया कि पार्टी में मुझे कद बढ़ने नहीं देंगे श्रीनिवास यादव जी। तो वो समझने के बाद लास्ट 1.5 ईयर मैं पार्टी से दूर, पार्टी के कार्यक्रम से दूर रहना शुरू करा। उसके बाद मेरी मुलाकात हमारे आज के राष्ट्र अध्यक्ष श्री किशन रेड्डी जी और हमारे एमपी से मुलाकात हुई थी। 2-3 मुलाकातों में मैं बीजेपी ज्वाइन करने का औत्साहिक बताया उनको। वो औत्साहिक बताने से उन्होंने मेरे नाम से सर्वे कराना, मेरी बायोडेटा देखना, वो सब चीज उनको समझ में आने के बाद मैं खाली 13 दिन पहले टीआरएस को छोड़ के बीजेपी में आना हुआ। नवंबर 17, 2020 में मैं आके दिसंबर 1 तारीख 2020 में इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करा। लेडीज रिजर्वेशन रहने से मेरे बीवी को मना के मैं आज पॉलिटिकल इसमें उनको लेके आना पड़ा। उससे पहले उनकी कोई भी इच्छा पॉलिटिकल आने की कोई नहीं थी। श्रीकांत गारू, जाहिर तौर पर जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से आप बीआरएस के लिए बहुत बड़े वैल्यूएबल नेता थे, बहुत एक्टिव नेता थे और कतई कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि श्रीकांत चले जाएं दूसरी पार्टी में। तो किसी तरह की मान मनव्वल की बात हुई हो, कोई रकम ऑफर करने की बात कि आप रुक जाइए, आपको आगे हम टिकट देंगे, कोई प्रलोभन इस तरह से बीआरएस की तरफ से मिला आपको क्या? सर, बीआरएस तो मुझे जाने से रोकने की धमकियों से थी जी। वो जैसा मेरे कास्ट की अध्यक्ष को फोन करके बोलना करे थे कि ये आदमी जाके हमारे सामने खड़ेगा या टिकट मिलेगा तो जीतेगा। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतना उतना आसान नहीं है, तो उसको समझाओ। ये चली, मगर कोई ऐसा नहीं थी कि आप रेस्पेक्टेबल वे इट वाज नॉट देयर। सो वो हिसाब से तो मैं तो 1 साल पहले ही सोच लिया था कि मुझे ये पार्टी सही नहीं लग रही, तो मैं आगे बीजेपी में ज्वाइन करना चाह रहा था। तो वो हिसाब से मैं 13 दिन पहले मुझे वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिला। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मैं ये पार्टी ज्वाइन करके इलेक्शन के मोड पे आ गया। बिल्कुल। श्रीकांत जी, आप कुरमा संगम के राज्य उपाध्यक्ष हैं और जो तलसानी श्रीनिवास यादव है वो यादव लगाते हैं। तो कुरमा और यादव, ये क्या फर्क है? आम लोगों को कैसे समझाएंगे, खासकर जो हिंदी भाषी हैं उनको किस तरह से समझाएंगे? टेक्निकली कुरमा यादव एक नहीं है जी। ये खाली पॉलिटिकली ग्रोथ होने के लिए इसको एक यादव कम्युनिटी इसको इस्तेमाल करिए। आज के तारीख में हमारी पॉपुलेशन करीब तेलंगाना में 6 से 7% की है। 25 लाख से 30 लाख की पब्लिक हमारे कुरमा कम्युनिटी से है। तो ये कम्युनिटी को हर बार एक पॉलिटिकल वॉर में बलि की बकरे के जैसा ही यूज करा गया है। आज कुरमा कम्युनिटी से कोई एक एमएलए नहीं है, एक एमपी नहीं है, वही हमारे को इस्तेमाल करे। सो यादव कम्युनिटी ने 5 एमएलए और एक एमपी राज्यसभा और भेड़ बकरियों का कॉरपोरेशन का भी चेयरमैन हमारे कम्युनिटी से नहीं है। सो हमारे कम्युनिटी से खाली एक नॉमिनेटेड एमएलसी बनाया हमारे राष्ट्र अध्यक्ष को, उसको छोड़ के हमारे पॉलिटिकल ग्रोथ कुछ भी नहीं है। तो ये बार हमारे कुरमा कम्युनिटी के पूरे लोग भी, जैसा आज राज्यांगबद्ध भी देखे तो हम लोग बीसी बी सीरियल नंबर 11 में आते हैं और उन लोग बीसी डी में आते हैं। तो कहाँ भी कनेक्टिविटी नहीं है, खाली ये पॉलिटिकल इंटेंशन से इसको ज्वाइन कर दिए और हमारे लोगों को हर बार धोखा होते आ रहा है। आगे ये धोखा नहीं होना चाहिए हमारे कम्युनिटी से। तो श्रीकांत जी बता रहे थे कि कुरमा कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है वो अच्छा खासा है, लेकिन पॉलिटिकल भागीदारी नहीं मिल पा रही है और उनके वोट का फायदा जो यादव कम्युनिटी है तेलंगाना में वो लेकर के चले जाते हैं। और उनका जोर है कि इस बार कुरमा चूंकि यादव कम्युनिटी से अलग है, कुरमा कम्युनिटी की अपनी परेशानियां हैं, अपने इश्यूज हैं, उन इश्यूज को लेकर के कुरमा वर्ग से ही कोई नेता रिप्रेजेंट करे, एमएलए बने या फिर एमपी बने। और ये जो आपने बताया, एक्सप्लेन किया, उसमें बेसिक क्या डिफरेंस है कुरमा और यादव में?
कामकाज को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर के? कुर्मा कम्युनिटी का जो काम है भेड़ बकरियों को पालना जी, और यादव कम्युनिटी का गाय भैंस को दूध एक करके खिलाना है। वो छोड़ के हमारे कम्युनिटीज पूरे रूरल एरिया में फैला हुआ है, अर्बन एरिया में नहीं रहते। हमारी जो कम्युनिटी है एकदम सॉफ्ट नेचर वाले हैं, कभी किसी से ये करने वाले नहीं है। और कुर्मा कम्युनिटी कभी भी एक वफादार कम्युनिटी माना जाता है। बहुत स्टेजेस पे आज के सीएम चंद्रशेखर राव जी भी बहुत इसमें बोले कि ये कम्युनिटी बहुत ही वफादार कम्युनिटी है और ये बहुत बार प्रूव हो चुकी है। तो वो कम्युनिटी हमारे कम्युनिटी में किधर भी एकजुट कुछ भी नहीं दिखता है। खाली ये पॉलिटिकली ग्रोथ होने के लिए ये कम्युनिटी को ऐड करे है। आप कभी भी देखिए हमारे शादियां भी उनके कम्युनिटी से बहुत नई के बराबर होते हैं, बिल्कुल नई के बराबर होते हैं। तो कहाँ भी कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि बीसी बी और बीसी डी जब गवर्नमेंट कैटेगरी अलग रखी तो ये पॉलिटिकली ये जोड़ना और हमारे को धोखा देना ये समझ में नहीं आती है। बिल्कुल। श्रीकांत गारू, आप जाहिर तौर पर एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। अगर आपके तलसानी श्रीनिवास यादव से पर्सनल संबंध भी होंगे, आज के डेट में अगर आप जाएं मंत्री जी से कोई काम को लेकर के, तो कैसा रिस्पॉन्स आप फील करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे उनके साथ? और दूसरी बात ये कि तलसानी श्रीनिवास यादव अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए कितने एक्सेसिबल हैं, कितना काम कराया है, व्यक्तिगत तौर पर आम जनता के हिसाब से भी आप कैसे मंत्री जी का असेसमेंट करते हैं? सर, मैं क्या बोलता हूं, श्रीनिवास यादव जी से 6 साल ट्रैवल करने के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी के उन्होंने मंत्री और एमएलए है। बिल्कुल। तो इनिशियल स्टेजेस पे हम लोग मिलके काम करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए से काम लेना जरूरी है। मगर उनकी बात पब्लिक में जो रहती है वो अंदरूनी नहीं रहती है। अंदरूनी उनकी चाल कभी भी हमारे को दबाने की कोशिश रहती है। कहाँ भी रहने दीजिए, वो डबल बेडरूम के इसमें रहने दीजिए, किधर मंदिर में रहने दीजिए, किधर भी रहने दीजिए, वो हर बार उनकी सोच और उनकी बात करने की दोनों भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस रहती है। उन लोग मिलके काम करेंगे बोल के पब्लिक में बोलते हैं, और उनकी जो रवैया रहती है वो कभी भी हमारे को दबाने की रहती है। आज प्रोटोकॉल इश्यूज बहुत सारे हुए, बहुत सारी चीज में, बहुत सारे चीज को हम लोग हर बार उसको प्रेस मीट लगा के उन्होंने कहाँ कैसा कर रहा। एक स्मॉल इंसिडेंट आपको बताता हूं। हमारे पास एक नाले में एक छोटी बच्ची, एक 11 साल की बच्ची पानी में बह के ड्रेनेज में गुजर गई थी। तो वो एक इंसिडेंट ऐसी थी कि उसमें जीएचएमसी के तरफ से 5 लाख रुपए चेक दिया गया था। वो दिया गया तो एक्चुअली जीएचएमसी की जो भी आदमी जो इलेक्टेड है, कॉर्पोरेटर विल बी सेइंग दैट आवर जीएचएमसी हैज गिवन 5 लाख रुपीस। मगर हर बार मंत्री जी ये कहते हैं कि जीएचएमसी का जो भी फंड खर्चा होता है वो मैं कराया। आज जीएचएमसी में 150 कॉर्पोरेटर है, जो भी जीएचएमसी की फंड खर्च होती है उनकी डिवीजन में, उसकी फर्स्ट क्लेम करने वाला कौन रहना चाहिए? कॉर्पोरेटर रहना चाहिए। ये आदमी जो भी खर्चा होता है जीएचएमसी से मैं कर रहा हूं, और चेक देने के लिए जोनल कमिश्नर के साथ जाते हैं उनके घर पे, और लोकल कॉर्पोरेटर को जोनल कमिश्नर इन्फॉर्म नहीं करते और मिनिस्टर इन्फॉर्म नहीं करते। नेक्स्ट डे जाके जोनल कमिश्नर को पूछे तो सर हम लोग ये पॉलिटिकल प्रेशर इसको ये नहीं कर सक रहे, और आपसे बड़े स्टेज में और उनकी गवर्नमेंट चल रही, हम लोग ये करना। ये स्थिति हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रम में मंत्री जी करते रहते हैं, और हम भी पब्लिक से चुन के आए, हमारे इज्जत प्रोटोकॉल जो है वो करना जरूरी है बोल के हम हर बार लड़ते जाते हैं। और मेयर जी भी 2 लाख रुपए की चेक है, हारा हुआ एक कॉर्पोरेटर को लेके जाके अपने जीएचएमसी के ऑफिस में चेक देना कहां तक सही है। और ऑफिशियल प्रोग्राम्स, जो भी ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं वो डाइस पे ऑफिशियल रहना या इलेक्टेड एमएलए कॉर्पोरेटर रहना, उसमें भी हारा हुआ कॉर्पोरेटर्स आके बैठते हैं। उसमें सही कोई मीटिंग्स में
कोई कमिश्नर आके बैठता, पुलिस की कमिश्नर आके बैठता, जीएचएमसी कमिश्नर बैठता, कलेक्टर बैठता, उन लोग भी ऑब्जेक्ट नहीं करते। ऑफिसर्स इतने दबके क्यों काम करते? एक ऑफिशियल डाइस पे कौन बैठना कौन नहीं बैठना वो भी नहीं मालूम रहे। तो ऐसी स्थिति मेरी 14-15 साल की जो पॉलिटिकल जर्नी है कभी भी नहीं देखे। ये चीज सनत नगर में ज्यादा होता है, पूरा राज्य में होता, मगर इससे सनत नगर में जो होता है उससे ज्यादा ही होता है। 100% इसके खिलाफ हम बात करते रहते हैं, हर बार प्रेस मीट लगाते रहते हैं इसके बारे में। बिल्कुल श्रीकांत गारू, हमने मंत्री जी के बारे में बहुत लंबी चर्चा की, और एक दूसरा बड़ा नाम अगर सनत नगर के बारे में लिया जाता है तो मर्री शशिधर रेड्डी। ये जो कि सीनियर नेता हैं, इनको आप किस तौर पर लेते हैं? क्या इनका सपोर्ट मिलेगा अगर आप वहां पर कंटेस्ट करते हैं तो? सर, उन्होंने भी उम्मीदवार की जैसा आज क्लेम कर रहे हैं उन्होंने। जी। तो मेरा कहना यही है, आज 4 या 5 लोग जो भी बीजेपी से सनत नगर से लड़ना चाह रहे हैं वो अपनी कोशिश पूरी कर सकते हैं, और टिकट तो एक ही आदमी को मिलती है बीजेपी पार्टी से। वो आदमी को मेरे तरफ से 100% सपोर्ट मिलेगी, और ये भी चाहता हूं कि मुझे टिकट मिले तो वो सब 4 जने भी मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पार्टी इज फर्स्ट एंड सेल्फ इज नेक्स्ट। बिल्कुल। श्याम सुंदर गौड़, अकुला विजय, और इसके अलावा और भी कुछ अगर आप नाम बता सकें जो बीजेपी में एस्पिरेंट हैं वहां टिकट के लिए सनत नगर से। आज की तारीख में तो 4 नाम आ रहे हैं सर जी, और 3-4 नाम भी हारे हैं, मगर 4 नाम के ऊपर सर्वे चल रहा बोल के मुझे समाचार है। और कोई भी रहने दीजिए, आज पार्टी जो विधान जो चल रही है, जैसा आपने को गुजरात की इलेक्शन लीजिए या कर्नाटका का इलेक्शन लीजिए, सीनियर और सब चीज नहीं छोड़ के हुए आज पार्टी क्या सोच रहे है, जीतने वाले कैंडिडेट को ढूंढ रही है। उनकी सर्वे में जो आदमी जीतता है बोल के जब मालूम पड़ता है उनको टिकट मिलता बोल के मैं सोच रहा हूं, उसमें अगर मैं रहूं तो मुझे टिकट मिलेगा, या दूसरा आदमी पार्टी जीतती बोल के समझेंगे तो उनको टिकट मिलेगा। सर, अगर सनत नगर से बाहर निकलकर तेलंगाना स्टेट पॉलिटिक्स की बात की जाए तो बीजेपी में क्या स्थिति है? बंडी संजय को हटा करके नए अध्यक्ष बनाए गए किशन रेड्डी जी, उनके आने के बाद बीसी का जो एक जोर था वो कमजोर हुआ है और मजबूत हुआ है। एक बीसी नेता के तौर पर कैसे देखते हैं आप? सर, बीजेपी पार्टी प्रिंसिपल से चलती है जी। आज किशन रेड्डी जी इससे पहले भी 2 बार राष्ट्र के अध्यक्ष रह चुके हैं उन्होंने, और उनकी पॉलिटिकल करियर देखे तो उनकी पॉलिटिकल ऑफिस में उन्होंने पढ़ते हुए रहते हुए, वहाँ चाय भी देते हुए, सेवा करते हुए, वो स्थान से आज डिफरेंट, आज युवजन संघ के जनरल सेक्रेटरी, अध्यक्ष, उसके बाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रेसिडेंट, सेंट्रल मिनिस्टर, सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, ये कद चढ़ते हुए आए। उनकी आज आप गिनती करें तो करीब करीब पार्टी के स्टार्टिंग से लेके, जनसंघ से लेके उन्होंने पार्टी को अटैच होके काम कर रहे हैं। आज उनकी जो कद, आज उनके हिसाब से हम लोग इलेक्शन लड़ने के लिए और दूसरे पार्टियों से जब पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं उनको एक समझौते स्टेज पे लेके जाने के लिए उनकी अनुभव काम करता बोल के उनको अध्यक्ष बनाए बोल के सोच रहे। ये डिसेबिलिटी ऑफ बंडी संजय जी नहीं बोलूंगा। बंडी संजय जी को एक करीमनगर में 2 बार कॉर्पोरेटर और 2 बार एमएलए चुनाव लड़े थे, एमएलए नहीं जीते, उसके बाद एक एमपी के इसमें होने के बाद 6 महीने में उनको लेके जाके राष्ट्र अध्यक्ष करे, और उनका टर्म होने के बाद ऐसा नहीं कि बीच में उनको निकाल दिए, उनका टर्म होने के बाद उनको निकाले। सो बीजेपी में केंद्र में भी अच्छी पोजीशन, बीजेपी में ऐसा है जो आदमी काम करता है और अध्यक्ष निकालने के बाद सब जने क्या करे, उनको डिग्रे करे, वो करे। आज लेके जाके नेशनल जनरल सेक्रेटरी दिए सर, पूरे बीजेपी पार्टी में नेशनल जनरल सेक्रेटरी 8 लोगों में इनकी स्थान है, तो उनको कद बढ़ा है या घटा है? आम जनता की अपनी समझ होती है। कुछ लोगों का यह भी मानना होता है कि चुनावी साल में जिस व्यक्ति के लीडरशिप में चुनाव हुआ तो अगर सरकार बन जाए तो उसकी वैल्यू बड़ी ज्यादा हो जाती है, तो इस लिहाज से। और दूसरी बात यह थी कि
बीसी एक बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव को लेकर के, और बीसी वोट जिस तरफ शिफ्ट करेगा माना जाता है तेलंगाना में उसी की सरकार बनेगी, भले बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीआरएस हो। तो इस लिहाज से बीसी लीडरशिप को चेंज करना ये अलग पॉलिटिकल असेसमेंट है, लेकिन एक जिम्मेदार और एक प्रभावी बीजेपी नेता के तौर पर आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का असली कंटेस्टेंट कौन है, कांग्रेस पार्टी या फिर बीआरएस? असली लड़ाई, आपकी सीधी लड़ाई किससे है? सर, हम तो कांग्रेस को हमारे सामने की पार्टी नहीं समझ रहे। लड़ाई तो आज के तारीख की बीआरएस और बीजेपी के बीच में। पिछले चुनाव में उनका वोट परसेंटेज आपसे कहीं ज्यादा था, तो और कर्नाटक में उनका जीत के बाद कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो फिर कैसे आप उनको अंडरमाइन कर सकते हैं? सर, आज के तारीख में एक पार्टी कर्नाटक राष्ट्र में जीतने के बाद जो उनकी जो ग्राफ बढ़ गए बोल के जो उन लोग सोच रहे हैं, वो ग्राफ बड़े सो जैसा नहीं है। कभी भी आप साउथ इंडिया से हर राष्ट्र का देखिए, जैसा तमिलनाडु गए तो एआईडीएमके डीएमके, जब आंध्र प्रदेश जाएंगे वहां पे वाईएसआरसीपी तेलुगु देशम पार्टी। कर्नाटका एक ही स्टेट है जहां दोनों जो नेशनल पार्टी से वहां पे लड़ रहे थे। उसके बाद केरला की पोजीशन अलग है और तेलंगाना की पोजीशन अलग है। आज हम समझने की क्या है, आज बीजेपी कर्नाटक के बाद ज्यादा मजबूत तेलंगाना में है, और आगे दूसरे पार्टियों से जो लीडर्स आ रहे हैं उनको एक बेटर प्लेसमेंट देने के लिए और एक अनुभवी प्लेयर चाहिए इसमें, हर चीज को समझ के समझाते हुए आगे लेके जाने के लिए। तो उसके लिए मैं समझ रहा हूं कि लीडरशिप चेंज हुआ, और मेरे हिसाब से आज के तारीख में बीजेपी की सोच भी बीसीओ के साथ है, और बीसीओ को ही ज्यादा सीट्स 119 में मिलते बोल के मैं सोच रहा हूं, क्योंकि आज बीसी की पॉपुलेशन 56% तेलंगाना में बता रहे हैं। तो 56% के हिसाब से बीसी को सीट आते बोल के मैं एक मेरी सोच के हिसाब से मैं बता रहा हूं। बिल्कुल सर, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के जवाब में जो कुछ आपने कहा, जाहिर तौर पर वो अपनी तरह का एक एनालिसिस है, लेकिन 2018 के चुनाव पर देखें तो आप 7-8% आपको वोट परसेंट मिला, और उनका मोर देन 30% था। तो एक बड़ा गैप है, और आपको अगर काम करेंगे तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो वोटर्स का है वो अगर बीजेपी की तरफ शिफ्ट करे तभी सरकार बनती नजर आती है। ये आप कैसे, ये मिरेकल कैसे कर पाएंगे? किस वर्ग को जोड़ेंगे अपनी पार्टी की तरफ? सर, 2018 में हम लोग जीते 100 एमएलए एक है जी। 2019 आने के बाद 4 एमपी जीते सर। तो मेरे हिसाब से 4 एमपी में हर जगह 7 से 8 एमएलए की कॉन्टेस्ट करने की है। तो आप जो 2018 की जो परसेंटेज गिन रहे हैं, उसके बाद 2019 4 महीने के डिफरेंस में वोट परसेंटेज हमारी कहां से कहां पहुंची। बिल्कुल। उसके बाद जीएचएमसी में, उससे पहले की जीएचएमसी के काउंसिल में हमारे 2-3 कॉर्पोरेटर रहे, तो आज 48 जी। तो वैसा गिनती करें तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी विनिंग। बिल्कुल। तो इस 150 में जी। तो 2018 को आप पकड़ के चल रहे हैं, उसके बाद की जो इलेक्शंस चले वो एमपी का रहने दो, उसके बाद म्युनिसिपल का रहने दो, उसके बाद जैसा हुजराबाद है टीआरएस जीते सो, आज बीजेपी का कान दुब्बाका है। दुब्बाका का इलेक्शन कितना कॉस्टली इलेक्शन है आपको मालूम, पूरा कितना अपनी गवर्नमेंट क्या स्टाइल से वहां पे इलेक्शन लड़ी आपको मालूम है, हुजराबाद में क्या स्टाइल से लड़ी है। उसके बाद जो हम लास्ट जो हारे जो मुनगोडू, वो भी 10,000 वोट से आ रहे, वो उसको हार नहीं मानते हम लोग। क्यों नहीं मानते? क्योंकि आज 86 एमएलए और 18 मिनिस्टर्स वहां पे डिप्लॉय करके पूरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट सिस्टम को, और सीपीआई उनके साथ, सीपीएम उनके साथ, और कांग्रेस जहां हमारे बीजेपी का कुछ भी नहीं था, वहां हम लोग 10,000 वोट के से हम लोग हारना, हम हार नहीं मान रहे, उसको जीत ही मान रहे। तो जो भी
2018 के बाद जो भी इलेक्शंस हुआ, बीजेपी का ग्राफ क्या ऐसा बढ़ा, आप लोग सब देख सकते हो। बिल्कुल सर, 2018-19 के हिसाब से इस बार भी 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, 24 में लोकसभा चुनाव होना है, तो ये जो मुद्दे होंगे अलग अलग होंगे इश्यूज लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए, या एक कॉमन फैक्टर काम करेगा दोनों चुनावों में? सर 2018 में कभी भी स्टेट इलेक्शंस में स्टेट मुद्दा ही ज्यादा रहेगा जी, मतलब 2023 में आज करप्शन की बात चल रही है जी, इतनी ज्यादा करप्शन हो गई और 4 फैमिली मेंबर्स का रूलिंग हो गया। यहाँ पे कोई एमएलए का कोई वैल्यू नहीं, कोई मिनिस्टर का वैल्यू नहीं, एक फैमिली चला रही है। आज सीएम सेक्रेटरीट नया बने तक 7-8 साल में कितनी बार आया सेक्रेटरीट, और एक एमएलए को मिलने के लिए टाइम नहीं मिलता, एक मिनिस्टर को मिलने के लिए टाइम नहीं मिलता। इससे पहले सीएम प्रजा दरबार बोल के 2 घंटा पब्लिक को मिलने का एक अवसर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी रहने दीजिए, चंद्रबाबू नायडू रहने दीजिए, कोई भी सीएम 2 घंटे मिलते थे। आज की तारीख में मिनिस्टर को टाइम नहीं मिलता 30-30 दिन तक, 25-25 दिन तक, एमएलए को टाइम नहीं मिलता। तो एक कॉमन आदमी का परिस्थिति क्या है? एक इलेक्शन आने से पहले कोई ना कोई एक स्कीम लेके आते, दलित बंधु बोलते, बीसी बंधु बोलते, गोरलू बोलते, या फार्मर्स को ये बोलते, बोले तो इनका एक ही है, फार्म हाउस में सोना, इलेक्शन आए तो प्रगति भवन में आना, कोई स्कीम उसको ये करना, पब्लिक को अट्रैक्ट करना, जीतने के बाद उसका कोई ये नहीं है। 2018 से पहले राशन कार्ड दिए सो आज तक, 2018 से आज 4 साल 9 महीने गुजर गए, उसमें कोई भी राशन कार्ड नहीं दिए क्या? बुढ़ापा का स्कीम दिए क्या? वंटरी महिला दिए क्या? ओनली लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट का भाव बहुत बढ़ा है, लोगों ने बहुत कमाया, इसलिए डेवलपमेंट हुआ स्टेट में। में रिएक्शन जानना चाहिए। इनके टाइम में डेवलप हुआ बोले तो वो क्या बोलते हैं, वो बैरे के सामने जाके अपन कुछ बताए तो उसको समझ में नहीं आता, वो सिर हिलाए जैसा रहता। आज डेवलपमेंट पूरा हुआ चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में हुआ, उसको इन लोग क्लेम कर रहे हैं, झाड़ उन्होंने लगाया, फल इन लोगों का खा रहे हैं। और लैंड वैल्यू से गवर्नमेंट डेवलप करा बोल के बोलना, उससे बड़ा काम बात कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि लैंड रेट्स आज 100 करोड़ गया बोल के बोल रहे। कौन खरीदा, उसके पीछे कौन है, किसकी ब्लैक मनी है, किसकी करप्टेड मनी है? 100 करोड़ एक लैंड जाती है, उसकी एसएफटी बनती, कुछ बनती तो कितना हजार रुपए की एसएफटी बनती है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये लैंड रेट को डेवलपमेंट को कनेक्ट करने वाला अभी जोकर ही बोलते हैं उसको। बिल्कुल। तो बीजेपी के नेता चीरा सत्यनारायण उर्फ श्रीकांत गारू ने बहुत पुख्ता तरीके से और पुरजोर तरीके से अपने विरोधियों को मुखालफत की और बड़ी उम्मीद जताई है उन्होंने कि उनको सनतनगर से टिकट भी मिलेगा, पार्टी उन पर भरोसा करेगी, साथ ही स्टेट में बीजेपी की सरकार भी बनेगी। अंतिम तौर पर फैसला कहीं न कहीं आम जनता को ही लेना है और देखने वाली बात होगी कि 2023 का जो तेलंगाना विधानसभा चुनाव है किस रूप में उभरता है, चूंकि ये पूरे देश के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत गारू। धन्यवाद सर, विजय गारू, धन्यवाद।